Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel MBBS Goals। आज की इस वीडियो में मैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो फर्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये रिएक्शन हमारा होता कहाँ है? ये होता है साइटोसोल में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में। इसमें हमारे पास जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जो फॉर्मेशन होती है ये हमारा क्या करता है, ये ग्लाइकोलिसिस की सिंथेसिस यूरोनिक एसिड पाथवे एंड द एचएमपी पाथवे में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये हमारे पास ग्लाइकोज अमाइन की सिंथेसिस करवाता है। उसके बाद जो G3P हमारी फॉर्मेशन होती है ये हमारे पास पेंटोस की फॉर्मेशन कराता है, यानी एचएमपी पाथवे में हेल्प कराता है। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट होता है पायरोवेट, या तो ये लैक्टेट और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन के ज़रिए हमारे मसल्स में जाके एनारोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, या तो हमारे पास सीधा TCA साइकिल में चला जाता है। अब हम आ जाते हैं रिएक्शन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टोटल हमारे पास हैं 10 रिएक्शंस। जो फर्स्ट 5 रिएक्शंस है वो है हमारे पास एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज एंड द 6 to 10 रिएक्शंस आर द एनर्जी जनरेटिंग फेज। ग्लूकोज हमारा फॉस्फोराइलेशन के बाद फॉर्मेशन कराता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की। इसमें हमारे पास ATP की ब्रेकडाउन होती है और इसमें एंजाइम कौन सा होता है, हेक्सोकाइनेस, या मोर स्पेसिफिकली ग्लूकोज काइनेस फॉर ग्लूकोज। हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस का डिफरेंस आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब इस रिएक्शन की हमने रेगुलेशन करवानी है। अब रेगुलेशन कैसी होगी, इसमें जो ऑब्वियसली बात है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अगर हमारा ज़्यादा हो जाएगा ये हमारे रिएक्शन को रोक देगा। अब जब ग्लूकोज हमारा ज़्यादा होगा वो कहेगा कि भाई आगे रिएक्शन करो, तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट हम कराते हैं आइसोमराइजेशन कॉज करते हैं, जिसके बदले हमें मिलता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और इसमें हमारा जो एंजाइम यूज़ होता है वो है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। उसके बाद हम करवाते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसमें पहले की तरह हमारे पास ATP की ब्रेकडाउन होती है और हमारे पास बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसमें जो हमने एंजाइम यूज़ किया है वो हमारे पास है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ये हमारे पास रेट लिमिटिंग रिएक्शन है। अब हमने यहाँ पर काइनेज 1 की बात की है तो हम काइनेज 2 की बात कर लेते हैं। ये हमारे लिवर में होता है और ये हमारी फॉर्मेशन कराता है फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट की। ये 1 की कराता है क्योंकि ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 की फॉर्मेशन करवाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसकी क्लीवेज होती है और हमारे पास 2 चीज़ों की फॉर्मेशन होती है और एल्डोज ये रिएक्शन परफॉर्म करवाता है। एक हमारे पास बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा हमारे पास होता है डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये 2 फॉर्मेशन होती है। अब ये जो DHA फॉस्फेट होता है ये हमारे पास आइसोमराइजेशन के ज़रिए फिर G3P में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 2 G3P की फॉर्मेशन कराते हैं और एंड रिएक्शन में हमारे पास 2 पायरोवेट की फॉर्मेशन होती है। ये बायलैटरली 2 रिएक्शंस है इसमें से, लेकिन हम एक को दिखाते हैं क्योंकि दोनों सेम है। अब यहाँ पर एल्डोज 1A की बात कर लिए तो हम एल्डोज B की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास लिवर और किडनी में होता है और ये फ्रुक्टोज की मेटाबॉलिज्म करवाता है। उसके बाद अब मैं साथ साथ आप लोग को इनके इनहिबिटर्स भी बताती रहूँगी जो इन रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं। अब ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है इसकी इनहिबिशन करने के लिए हमारे पास है ब्रोमो हाइड्रोक्सी एसीटोन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है G3P जो है ना हमारे पास ऑक्सीडेशन करके बनाती है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें हमारे पास 2 NADPH की फॉर्मेशन होती है। ये फर्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। इसमें हमारे पास जो एंजाइम है वो हमारे पास है GTP डिहाइड्रोजिनेज और इसमें हमारे पास रिएक्शन के अंदर हमारे पास आर्सेनिक पॉइजनिंग हो सकती है। आर्सेनिक पॉइजनिंग हमारे पास करता क्या है, ये हमारे पास पॉइजन जो है हमारे पास compete करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एज अ सबस्ट्रेट फॉर द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद अब हमने यहाँ पर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की बात कर ली है तो अब हम बात कर लेते हैं 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की भी, जो हमारी RBCs में ये करता है। RBCs में ये रिएक्शन होता यही है, बस इसमें होता कुछ यूँ है कि हमारे पास जो 1,3 बिसफॉस्फेट है ना ये पहले कन्वर्ट होता है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में और उसके बाद कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ये इसको हम जो रिएक्शन हमारे पास जो RBCs के अंदर हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, RL शंट। और इसका फ़ायदा क्या होता है, ये हमारे पास स्टेबलाइज करता है डीऑक्सी फॉर्म ऑफ द हीमोग्लोबिन। G3P डिहाइड्रोजिनेज है उसका इनहिबिटर है आर्सिनेट आयोडोएसीटेट।
अब उसके बाद जो हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, ये हमारा कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, 2 एटीपी की फॉर्मेशन होती है, यानी हमारे पास ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। इसमें हमारा एंजाइम जो यूज़ हुआ है वो हमारे पास है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। उसके बाद हमने शिफ्ट किया अपना फॉस्फेट ग्रुप को 3 से 2 के लेवल पे, और ये रिएक्शन हमारा कैटालाइज किया है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज ने। नेक्स्ट हमारे पास जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है उसकी डिहाइड्रेशन होती है, यानी हमारा वाटर निकलता है और हमारे पास बनता है फॉस्फो इनोल पायरोवेट, और ये रिएक्शन हमारा कैटालाइज करता है इनोलेज, जिसको इनहिबिट करता है फ्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास जो है पायरोवेट की फॉर्मेशन होती है, हमारे पास 2 एटीपी की फॉर्मेशन होती है, और हमेशा की तरह ये हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमारे पास यहाँ पर होती है, और पायरोवेट काइनेज इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। अब हमारे पास इस पूरे रिएक्शन के अंदर 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हेक्सोकाइनेज, फिर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंड नेक्स्ट इज दी पायरोवेट काइनेज। अब इन जो हमारे रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं इसकी हमें रेगुलेशन भी आनी चाहिए। अब हेक्सोकाइनेज का तो मैं बता चुकी हूँ आप लोग को। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को जो है पॉजिटिव रिएक्शन में जो जाने देता है वो हमारे पास होता है एएमपी, और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट यानी नेगेटिव करता है रिएक्शन को, वो है एटीपी और सिट्रेट। नेक्स्ट हमारे पास जो पायरोवेट काइनेज है उसको भी इनहिबिट करेगा एटीपी। एटीपी हमारे सब रिएक्शन को इनहिबिट करेगा, क्योंकि अब ये देखो ना, हमारी जब एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है डायरेक्शन में जो लेकर जाता है वो हमारे पास फिर से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होता है। अब हमारे पास जो पायरोवेट है, या तो हमारा रिएक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब हम अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चले जाते हैं तो हमारे पास लैक्टेट की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस कैटालाइज करवाता है, और इसको इनहिबिट करता है ऑक्सामेट। अब हम थोड़ी सी इसकी एनर्जी यील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो फर्स्ट हमारे 5 जो रिएक्शंस थे, इसमें मैंने बताया था ना एनर्जी इन्वेस्टमेंट है, यानी हमारे पास हमने एनर्जी खुद दी है। अब हमने दी है उसको एनर्जी, तो हमारे पास कितना क्या हमारे पास आया है, 2 एडीपी की फॉर्मेशन हुई है। अब जो नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है जो एनर्जी जनरेटिंग है, उसमें हमारे पास 2 NADH और 4 ATP की फॉर्मेशन हुई है। अब जो 2 ATP हैं वो तो इस 2 ADP से कैंसिल आउट हो गए। अब एंड रिएक्शन में हमारे पास क्या बचा, 2 NADPH और 2 ATP, और प्रोडक्ट क्या, 2 पायरोवेट। अब NADPH की हमारे पास कितने ATP के बराबर होता है, 2.5। वैसे तो हम 3 पढ़ते हैं, 3 ATP के इक्वल होता है, लेकिन जो हमारी हार्पर जो मोर अथेंटिक बुक है उसमें 2.5 है, तो 2 इंटू 2.5 प्लस 2 ATP का, और हमारे पास टोटल कितने 7 ATPs हमें इस ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन से मिलते हैं। और यहाँ पर जो हमने आर्सेनिक पॉइजनिंग पढ़ी है, इसका फ़ायदा करता ये है कि हमारे पास ATP और NADH की फॉर्मेशन को रोकता है, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। पायरोवेट काइनेज जो हमारा एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास क्या हो सकते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। ये हो गया है ग्लाइकोलिसिस हमारा ख़त्म। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एक बहुत अच्छी इसकी समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।